साइंस 1 5वां चैप्टर ऊष्मा। इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो सवाल हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पहले उदाहरण समझ लेते हैं, तो उसके बाद में स्वाध्याय के प्रश्न समझेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पानी का तापमान। यानी यहाँ द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, इसलिए यहाँ द्रव्यमान को m अक्षर से दर्शाया जाता है। तो द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, इसलिए m 5 kg हो गया। तापमान कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी 20 से 100 डिग्री तक तापमान बढ़ाया जा रहा है, तो डेल्टा टी यानी तापमान में अंतर, यानी 100 - 20 80 डिग्री, तो डेल्टा टी यहाँ 80 डिग्री हो गया। और जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है पानी की, वो 1 होती है। 1 किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो जब किसी भी पदार्थ में कितनी ऊष्मा लगेगी, कितनी ऊष्मा उसने ग्रहण किया या कितनी ऊष्मा उसमें से मुक्त हुई। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो ऊष्मा ग्रहण होती है, कोई चीज़ जब ठंडी होती है तो उसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये ग्रहण की गई ऊष्मा या मुक्त हुई ऊष्मा का जो सूत्र है, वो उसका सूत्र इस तरह से है, m × c × डेल्टा टी। m का मतलब उसका द्रव्यमान, c यानी कि विशिष्ट ऊष्माधारिता, और डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन। जैसे यहाँ 20 डिग्री का पानी था, उसको 100 डिग्री पे कर दिया तो तापमान में परिवर्तन 80 आ गया। तो द्रव्यमान यहाँ 5 किलोग्राम था, तो द्रव्यमान 5, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होती है, तो c की वैल्यू 1। डेल्टा टी, यहाँ तापमान में जो वृद्धि है वो 100 डिग्री की वृद्धि हो रही है, तो डेल्टा टी 80 हो गया। तीनों को गुणा करेंगे तो कितना? 400 किलो कैलोरी आ गया। यानी पानी का तापमान 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 400 किलो कैलोरी ऊष्मा लगेगी। उदाहरण 2 देख लेते हैं। 100 ग्राम द्रव्यमान के तांबे के गोले को 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊष्मा देकर फिर 195 ग्राम द्रव्यमान और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के कैलोरी मापी में छोड़ा गया। कैलोरी मापी क्या होता है? कैलोरी मापी तांबे का एक छोटा सा पात्र होता है, गिलास की तरह से, जैसे ग्लास होता है ना, तो उसी को कैलोरी मापी कहते हैं। तो कैलोरी मापी तांबे का बना होता है और इसका द्रव्यमान 195 ग्राम दिया है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब इसके अंदर एक गोला, तांबे का एक गोला डाला गया है जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है और उसका जो तापमान है उस गोले का 100 डिग्री सेल्सियस तक है। तो उसको कैलोरी मापे में, यानी गिलास की तरह जो पात्र है तांबे का, उसमें डाला गया है। और सॉरी, यहाँ पर एक करेक्शन है, ये जो कैलोरी मापी है इसके अंदर पानी भरा है और इस पानी का द्रव्यमान 195 ग्राम है और उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी मापी तांबे का जो पात्र है उसके अंदर पानी है, वो पानी का द्रव्यमान 195 ग्राम है और उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी मापी के अंदर इस पानी में तांबे का एक गोला डाला गया है जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम है और तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। इसको आप कल्पना करने की कोशिश करिए। तांबे का कैलोरी मापी, उसके अंदर पानी, और उस पानी में तांबे का एक गोला डाला गया है, जो एक गर्म गोला डाला गया है। तो कैलोरी मापी है तांबे की, उसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो मिश्रण का अधिक से अधिक तापमान कितना होगा? मिश्रण यानी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं? तांबे का गोला है, कैलोरी मापी है और पानी है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मिश्रण हो गई। तो होगा क्या? जैसे ही ये गर्म गोला हम लोग पानी में डालेंगे तो ये जो गर्म गोला है ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, यानी इसमें से ऊष्मा मुक्त होगी। और जो
कैलोरी मापी में जो पानी भरा है वो धीरे धीरे गर्म होने लगेगा, यानी कैलोरी मापी का पानी ऊष्मा ग्रहण करेगा। और जो कैलोरी मापी है तांबे का जो छोटा सा ग्लास है वो भी गर्म होने लगेगा, यानी कि कैलोरी मापी भी ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? गोले को गर्म गोले की ऊष्मा का ठंडा होना यानी ऊष्मा मुक्त होना और उस कैलोरी मापी का पानी और कैलोरी मापी का गर्म होना, ये कब तक ये चलती रहेगी ये क्रिया? जब तक तीनों का तापमान एक ना हो जाए। हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ में डालते हैं तो क्या होता है? गर्म चीज़ ठंडी होने लगती है, ठंडी चीज़ गर्म होने लगती है। कब तक? जब तक गर्म और ठंडी चीज़ दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। ऐसे यहाँ पर भी तीन चीज़ें हैं। एक गर्म तांबे का गोला है, कैलोरी मापी है और उसके अंदर पानी है। तो जो गर्म गोला है उसे कैलोरी मापी के अंदर पानी में डाला गया है। तो गर्म गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, मुक्त होती है। और जो कैलोरी मापी है और उसके अंदर पानी है वो गर्म होने लग गया क्योंकि वो ऊष्मा ग्रहण करने लगेगा। लेकिन अंत में तीनों का जो तापमान होगा वो समान होगा। तो हमें वो मिश्रण का अंतिम तापमान ज्ञात करना है। तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि तांबे का जो गोला है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी है। तो सूत्र वही है m/c/ΔT, यानी गोले का द्रव्यमान, गोले की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तापमान में कमी क्यों? क्योंकि तांबे का गोला ठंडा हो रहा है, पानी में डाला है तो उसका तापमान कम होगा। अब गोले का द्रव्यमान यहाँ 100 ग्राम दिया है तो 100 आ गया। गोले की विशिष्ट ऊष्माधारिता, अब गोला तांबे का है यानी कि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी, लिखनी पड़ेगी, तो 0.1। अब तापमान में कमी, तो पहले तापमान 100 डिग्री था, अब जो अंतिम तापमान है वो हमें ज्ञात करना है तो उसे T मान लिया गया है। मिश्रण का जो अधिक से अधिक तापमान है वो T है, अंतिम तापमान T है। तो 100 डिग्री है शुरू में तापमान, घट करके वो T हो जाएगा, तो 100 - T, ये तापमान में कमी आ गई। तो ये गोले द्वारा दी गई ऊष्मा हो गया। अब पानी क्या करेगा? पानी इस गोले द्वारा जो ऊष्मा दी जा रही है वो पानी उस ऊष्मा को ग्रहण करेगा। तो पानी को प्राप्त ऊष्मा, वापस वही सूत्र m/c/ΔT, यानी पानी का द्रव्यमान गुणे पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुणे तापमान में वृद्धि। पानी का द्रव्यमान यहाँ पर दिया है, देखिए 195 ग्राम। तो पानी का द्रव्यमान 195, विशिष्ट ऊष्माधारिता 1। अब पानी का तापमान यहाँ बढ़ रहा है और अंत में कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। तो कभी भी जो बड़ा वाला टेम्परेचर पहले लिखते हैं, माइनस छोटा टेम्परेचर बाद में लिखते हैं। तो उसका तापमान बढ़ के T हो जाएगा। पहले तापमान 20 डिग्री था, यहाँ पर सवाल में देखिए दिया है पानी का तापमान 20 डिग्री था, लेकिन अब वो बढ़ रहा है और बढ़ के T पर पहुँच जाएगा। तो तापमान में वृद्धि कैसे लिखेंगे? T - 20, क्योंकि T जो है 20 से बड़ा है। फिर कैलोरी मापी, वो जो तांबे का जो ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है वो भी गर्म होगा उसका भी यही फार्मूले से निकाल लेंगे। कैलोरी मापी का द्रव्यमान, कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में वृद्धि। कैलोरी मापी का द्रव्यमान सवाल में देखिए दिया है 50 ग्राम, तो कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम हो गया। कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्माधारिता, कैलोरी मापी तांबे का बना हुआ है तो फिर से 0.1 ही आएगा, 0.1। और इसमें इसकी तापमान में वृद्धि उतना ही होगा जितना पानी में तापमान में वृद्धि जितनी हुई थी, कैलोरी मापी का भी उतना ही होगा। हम ग्लास में जब पानी भरते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर होता है ग्लास का भी वही टेम्परेचर होता है। तो ये पानी कैलोरी मापी में भरा है तो इसकी तापमान में वृद्धि हमने T - 20 लिखा है, तो कैलोरी मापी का भी उतना ही होगा। अब ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है कि ये जो ऊष्मा मुक्त हुई है वो ग्रहण की गई ऊष्मा के बराबर होता है। तांबे का जो गोला, जितनी ऊष्मा उसमें से निकलेगी उतनी ही ऊष्मा पानी और कैलोरी मापी ग्रहण करेंगे। तो Q = Q1 + Q2। Q का हमने यहाँ पर देखिए मान निकाला है, वही मान यहाँ डाल दिया। फिर Q1 का मान भी डाल दिया, Q2 का मान डाल दिया।
अब यहाँ पर 100 गुणे 0.1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 100 इंटू 0.1 किया तो 10 आ गया। ये ब्रैकेट वैसे ही लिखा है। यहाँ पर 195 वैसे ही 1 इंटू कुछ भी करते हैं तो वही आता है। तो 1 इंटू ये t-20 करेंगे तो t-20 ही आएगा। प्लस 50 इंटू 0.1 किया जाए तो 5 आ जाएगा। तो t-20 वैसे ही बचा। अब 10 का अंदर गुणा करेंगे, 10 गुणे 100 1000, फिर 10 इंटू टी 10t। ऐसे यहाँ पर भी अंदर गुणा हो जाएगा। ये यहाँ पर इसको जोड़ लिया गया है 195 और ये प्लस 5, तो ये 200 हो गया। 200 और ये t-20 ये कॉमन है तो इसलिए इसे कॉमन ले लिया गया है t-20। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 195 का अंदर गुणा कर दीजिए, फिर 5 का अंदर गुणा कर दीजिए, फिर सजाती पद जुड़ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है, ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर मिसिंग है। करना क्या है आपको, 200 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 200 गुणे टी करेंगे तो 200t हो जाएगा। और ये हो जाएगा 200 गुणे 20 करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो ये 4000 और 1000 एक साथ लेंगे तो 5000 हो जाएगा। और ये 200t और ये 10t दोनों एक साथ लेंगे तो 210t हो जाएगा। अब 210 से वहाँ जाके भाग दे देंगे तो t 23.80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी मिश्रण का तापमान 23.80 सेल्सियस होगा। अब आते हैं स्वाध्याय में जो प्रश्न दिया गया है उसका। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो पदार्थ हैं। एक पदार्थ है अ और दूसरा पदार्थ है बा। दोनों का द्रव्यमान एक ही है, यानी जो m है स्मॉल m दोनों में 1 है। दोनों को समान ऊष्मा दिया गया। समान ऊष्मा देने पर ये जो अ का तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस हो गया और बा का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। तो अब हमें बताना है कि अ और ब में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता है अधिक है और कितनी गुनी अधिक है। यदि अधिक है तो कितनी गुनी अधिक है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, पदार्थ अ का द्रव्यमान को m लिखते हैं, यानी m 1 kg है। अ को दी गई ऊष्मा मान लेते हैं q। तापमान में वृद्धि, तापमान कितना डिग्री बढ़ाया गया, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया गया है। तो यानी कि तापमान में वृद्धि डेल्टा टी 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब यहाँ जो ऊष्मा है, ग्रहण की गई ऊष्मा है, उसका सूत्र द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में वृद्धि, यानी m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब अ है पहला पदार्थ है इसलिए मैं C1 लिख रहा हूँ इसे। तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया है, अ का भी 1 किलोग्राम है, बा का भी 1 किलोग्राम है, तो m 1 आ गया। विशिष्ट ऊष्माधारिता हमको पता नहीं है तो वैसे ही C1 का C1 ही लिख दिया। तापमान में वृद्धि 3 है तो 3 हो गया। तो यहाँ Q बराबर 3C1 हो गया, नंबर 1। अब पदार्थ बा का भी देख लीजिए। अ और बा का द्रव्यमान बराबर है तो ये m 1 kg था तो यहाँ भी m 1 kg। अ को जितनी ऊष्मा दी है बा को भी उतनी ही ऊष्मा दी है, तो दोनों को दी गई ऊष्मा Q। यहाँ बा का तापमान वृद्धि 5 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा टी 5 हो जाएगा। अब बा को दी गई ऊष्मा वही सूत्र लगेगा, m C2 इंटू डेल्टा टी। द्रव्यमान 1 है, डेल्टा टी 5 है तो 5CT हो गया। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए, 3C1 भी Q के बराबर है, 5C2 भी Q के बराबर है। इसका मतलब है 3C1 और 5C2 ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्योंकि दोनों का मान Q ही है। 3 को यहाँ से हटा दें तो क्या आ जाएगा, 3 वहाँ भाग हो जाएगा, 5/3 C2। तो C1 देखिए C2 का 5/3 गुना है। 5/3 गुना यानी 1 से ज़्यादा हो गया ये। 5/3 यदि आप 5 में 3 से भाग दोगे तो ये 1 पॉइंट्स कुछ उत्तर आएगा, यानी 1 से ज़्यादा हो गया ये। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कि C1 में 3 से गुणा किया जा रहा है और C2 में 5 से गुणा किया जा रहा है, तब जाके दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब C2 ज़्यादा छोटा है क्योंकि बराबर करने के लिए बड़े नंबर से गुणा करना पड़ रहा है। कोई चीज़ बहुत छोटी होगी तो उसको ज़्यादा बड़े नंबर से गुणा करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। कोई चीज़ छोटी होगी तो थोड़ा सा ही बड़ा करने पर वो बराबर हो जाएगा।
तो देखो C1 में 3 से गुणा करने बराबर करना है तो C1 में 3 से ही गुणा किया गया, खाली छोटे नंबर। C2 में बड़े नंबर से गुणा किया गया, तो इससे भी पता चल रहा है कि C2 ज़्यादा छोटा है क्योंकि उससे बराबर करने के लिए 5 से गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर C1 बराबर 5/3 C2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 हमने अ को 1 माना है, तो यानी ये 1 की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो अ की विशिष्ट ऊष्माधारिता बा की विशिष्ट ऊष्माधारिता से कि 5/3 गुनी है, इसलिए अ की विशिष्ट ऊष्माधारिता बा की विशिष्ट ऊष्माधारिता से अधिक है। इसके बाद जो किताब में 2 सवाल दिए हैं वो रिड्यूस कर दिया गया है। ये आ और ई सवाल ये परीक्षा में नहीं आएगा, सीधा ये लास्ट वाला सवाल है, तो उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ कैलोरी मापी वाला सवाल आ गया। कैलोरी मापी, तांबे का छोटा सा ग्लास, इसका द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम और इसका जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है 0.1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ये किलो कैलोरी में दिया इसलिए मैं द्रव्यमान को भी किलो में लिख दिया कि क्या इकाई सेम होनी चाहिए, या तो ये किलो में है तो ये भी किलो में हो, ये ग्राम में हो तो ये भी ग्राम में हो। तो ये किलो में था इसलिए मैंने इसे भी किलो में कर दिया। किलो में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। 100 में 1000 से भाग देंगे तो 0.1 kg हो जाएगा। तो कैलोरी मापी का द्रव्यमान, फिर कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्माधारिता सवाल में दिया गया है। फिर एक और पदार्थ है जो उसमें डाला गया है कैलोरी मापी में, उसका द्रव्यमान है 250 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दिया तो 0.25 किलोग्राम हो गया। विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। देखिए ये भी किलो में था इसीलिए इसे भी मैंने किलो में किया। अब इस पदार्थ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब ये जो पदार्थ है कैलोरी मापी के अंदर है, तो पदार्थ का तापमान 30 है तो कैलोरी मापी का भी तापमान 30 ही होगा, क्योंकि सवाल में कैलोरी मापी का तापमान नहीं दिया है। तो क्या ये जो पदार्थ है कैलोरी मापी के अंदर ही है, तो इसलिए पदार्थ का तापमान 30 तो कैलोरी मापी का भी 30 ही होगा। अब इस कैलोरी मापी के अंदर पदार्थ डाला गया, पदार्थ में एक बर्फ़ भी डाली गई। बर्फ़ का द्रव्यमान 10 ग्राम है, इसको मैं M3 मान ले रहा हूँ, ये M1 ये M2 ये M3। 10 ग्राम 1000 से भाग दे देंगे तो 0.01 किलोग्राम हो जाएगा। बर्फ़ का तापमान तो 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमें यहाँ पर ये तीनों चीज़ का मिश्रण का तापमान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। देखिए जैसे ही हमने इसमें बर्फ़ डाला तो होगा क्या, बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लगेगी, पिघल के पानी बन जाएगी, यानी उसमें से गर्म होने लगेगी बर्फ़। और ये जो कैलोरी मापी और इसके अंदर जो पदार्थ हैं ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेंगे क्योंकि बर्फ़ डाला गया है अंदर। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले कैलोरी ठंडा हो रही है, यानी कैलोरी मापी से ऊष्मा मुक्त होगी। कितनी ऊष्मा मुक्त होगी, फार्मूला है mc∆T, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्माधारिता गुणे तापमान में कमी। तो इसका द्रव्यमान 0.1 kg हमने ऊपर निकाला ही है, तो 0.1, विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.1 दिया है तो ये भी 0.1। डेल्टा टी में देखिए क्या होगा कि ये धीरे धीरे ठंडी हो रही है, यानी पहले का तापमान ज़्यादा और बाद का कम। तो इसके तापमान को यदि T1, शुरू का तापमान T1 मान लें और अंतिम तापमान T मान लें तो T1 माइनस T करना पड़ेगा, क्योंकि T1 यानी इसका प्रारंभिक तापमान ज़्यादा है, बर्फ़ डालने पे तापमान कम हो गया यानी T कम है। अब इस 0.1 गुणे 0.1 करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। कैलोरी मापी का तापमान 30 डिग्री ही है क्योंकि उसके अंदर जो पदार्थ है उसका तापमान 30 डिग्री है। तो ये इस तरह से, अब ये ब्रैकेट यहाँ ओपन कर दिया गया है। 0.01 गुणे 30 का गुणा किया 0.3 आ गया, फिर 0.01 इंटू टी किया 0.01 इंटू टी, तो कैलोरी मापी का हो गया। अब कैलोरी मापी के अंदर जो पदार्थ है वो भी ठंडा होगा क्योंकि बर्फ़ हमने डाल दिया है। तो अब कितना ठंडा और कितनी ऊष्मा मुक्त होगी उसमें, तो ये फार्मूला M2C2 इंटू ∆T। तो M2 कितना है 0.25
यहाँ पर दिया देखो 250 ग्राम दिया था, किलोग्राम में किया तो 0.25। इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता 0.4 दिया है। अब ये ठंडा हो रहा है, यानी कि इसका स्टार्टिंग में तापमान ज़्यादा रहेगा, बाद में कम हो जाएगा, T2 - T। अब इसका तापमान 30 दिया है तो 30 - T। वैसे भी ये कैलोरी मापी के अंदर है तो कैलोरी मापी का ही तापमान इसका भी तापमान होगा। फिर ब्रैकेट ओपन किया, 0.1 × 30 3 आ जाएगा, 0.1 × T 0.1 T। तो कैलोरी मापी का हो गया, बर्फ़ का उसके अंदर जो पदार्थ है उसका हो गया। अब जो बर्फ़ हमने डाला है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे गर्म होगा, पिघलेगा वो। अब इसमें ये आपको अच्छी तरह समझना है कि जब कोई चीज़ पिघलती है तब उसमें जो ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, पिघलते समय क्या होता है, ऊष्मा किसी चीज़ को गर्म करते हैं तब पिघलता है, यानी ऊष्मा ग्रहण होती है। तो जब भी अवस्था जब परिवर्तन होता है तो जो ग्रहण की गई ऊष्मा है उसका सूत्र ऐसे लिखते हैं कि द्रव्यमान गुणे पिघलने की गुप्त ऊष्मा, जिसे लैटेंट हीट कहा जाता है, इसलिए L अक्षर से दर्शाया जाता है। अब यहाँ अवस्था बदल रही है बर्फ़ की, जब भी अवस्था बदलेगी तो ग्रहण की गई ऊष्मा या मुक्त हुई ऊष्मा का सूत्र ऐसे ही लिखेंगे, m3 × L। तो यहाँ बर्फ़ का द्रव्यमान 10 ग्राम दिया था, किलोग्राम में किया कन्वर्ट किया तो 0.01 हो गया। और बर्फ़ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 होती है, वो याद रखिएगा, अक्सर सवाल में भी दिया होता है, पर आप भी याद रखिए। बर्फ़ की पिघलने की गुप्त ऊष्मा होती है 80, तो L का मान 80 हो गया। तो बर्फ़ द्वारा जो ग्रहण की गई ऊष्मा है वो है 0.8। अब बर्फ़ पिघल करके जब पानी बनेगा तो वो पानी भी और गर्म होगा, तो इसलिए अब जो पिघली हुई बर्फ़ है उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, अब यहाँ पर देखिए अवस्था बदल चुका है पानी, तो यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा m3c × ΔT। तो अब द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, बर्फ़ जितना द्रव्यमान था पिघलने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। फिर पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 होती है। तापमान में वृद्धि, अब ये गर्म हो रहा है, इसका मतलब अभी वो 0 डिग्री है, बर्फ़ जब पिघला है तो 0 डिग्री ही है, अभी का तापमान कम है, लेकिन जब बढ़ जाएगा तापमान T हो जाएगा, सबका अंतिम तापमान T ही है देखिए, तो ज़्यादा रहेगा। तो ΔT कैसे करते हैं, अधिक वाला तापमान माइनस कम वाला तापमान, तो T - 0 यानी T, तो ये हो जाएगा 0.01 T। अब ऊष्मा विनिमय का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कैलोरी मापी और पदार्थ द्वारा जो ऊष्मा मुक्त हुई है वो बराबर होगा बर्फ़ और जो पिघली बर्फ़ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, इसके बराबर होगा। तो कैलोरी मापी का हमने निकाला था 0.3 - 0.01 × T, यहाँ पर ये, फिर पदार्थ का भी ये दोनों को प्लस कर दिया, कैलोरी मापी और पदार्थ, फिर बर्फ़ और पिघली बर्फ़ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा, ये हमने यहाँ पर निकाला है, बर्फ़ और 0.8 और 0.01 T, तो वो यहाँ पर लिख दिया, बर्फ़ और पिघली बर्फ़। अब यहाँ पर सारे T एक साथ लिख देंगे, ये 0.01 T, फिर ये -0.1 T है, यहाँ आके +0.1 T हो गया, ये माइनस है तो इधर ये भी यहाँ के प्लस हो गया, फिर 0.3 + 3 और -0.8, तो 0.3 + 3 करेंगे 3.3 - 0.8, ये सब को प्लस करेंगे तो 0.12 T आ जाएगा, ये माइनस करने पे 2.5, और ये इस तरह से, फिर 0.12 को हम लोग यहाँ शिफ्ट करेंगे, भाग हो जाएगा। अब देखिए नीचे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो नीचे और ऊपर अगर यदि एक सेम अंक होते हैं दशमलव के बाद तो दशमलव कट जाता है, तो इसलिए नीचे 2 अंक था तो मैंने ऊपर भी 2 अंक करने के लिए 0 लगा दिया। तो अब दशमलव के बाद ऊपर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक है, तो दशमलव कट जाएगा, तो 250/12 आ जाएगा। अब 250 में 12 से भाग दे देंगे तो 20.8 T का मान आ गया,
इसलिए मिश्रण का तापमान यहाँ पर 20.8 डिग्री सेल्सियस होगा। ये सेंटेंस यहाँ पर पूरा कर लीजिएगा आप। तो ये था ऊष्मा से संबंधित जो सवाल हैं वो। यदि ना समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।